Next question, T3 and T4 is secreted from follicular cells. इन cells का नाम पूछ सकता है which cell secreted T3 and T4, that is follicular cells. Calcitonin is secreted from interfollicular C cells. Interfollicular C cells. तो याद करने का तरीका क्या है? दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं थायराइड में, फॉलिकुलर सेल्स, इंटरफॉलिकुलर सी सेल्स, जहाँ पे कैल्सिटोनिन पूछा जाता है। स्टार्टिंग किससे हो रहा है? सी अल्फाबेट से, तो किसको लगा देना है? इंटरफॉलिकुलर सी सेल्स को। ये मेंशन करेगा उसमें। स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि क्या रिलीज करती है? कैल्सिटोनिन। T3 T4 फॉलिकुलर सेल्स। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। फर्स्ट, थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? T3 T4 कैल्सिटोनिन। सेकंड वन इज कौन सी सेल्स रिस्पांसिबल है सिक्रीशन के लिए? तो फॉलिकुलर सेल्स T3 T4 को रिलीज करती हैं, इंटरफॉलिकुलर सी सेल्स कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है। ठीक है, किसका पार्ट है? एंडोक्राइन, थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का। किसका पार्ट है? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट। इसका रेगुलेशन कहां से होगा? रेगुलेशन सबसे पहले कहां से होगा? हाइपोथैलेमस से। रेगुलेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH को रिलीज करेगा। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। जब एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा, ये केमिकल को रिलीज करेगा या हार्मोन को रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड, एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड। अब स्पेसिफिक बॉडी को रिक्वायरमेंट किस चीज का है उस पर डिपेंड करेगा। थायराइड ग्लैंड के पास दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अभी हमने पढ़ा। एक आपका फॉलिकुलर सेल्स, सेकंड आपका इंटरफॉलिकुलर सी सेल्स। ठीक है, दो तरह की सेल्स हैं। एक्टिवेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, दोनों सेल्स एक्टिवेट होंगी एज पर बॉडी डिमांड, एज पर बॉडी नीड। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है T3 T4 का, तो एक फॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज कर देंगी? T3 एंड T4 को रिलीज कर देंगी। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है कैल्सिटोनिन का, तो इंटरफॉलिकुलर सी सेल्स एक्टिवेट होगी, तो क्या रिलीज होगा आपकी बॉडी में? कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब मेरे को आप बता सकते हो इस टाइम पे चाहे आपका T3 T4 रिलीज हो रहा है, चाहे कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा है बॉडी में, इस टाइम पे इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में। जब बॉडी में दोनों चीजें रिलीज हो रही हैं तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उनका। तो अब जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वापस से एक सिग्नल किसके पास जाएगा? आपका हाइपोथैलेमस के पास। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कि ये जो TRH को आपका रिलीज करा रहा है, इसको ये क्या करा देगा? बंद करा देगा, जिससे कि आपका पूरा जो चेन चल रहा है ये बंद हो जाएगा। अब बॉडी इन दोनों का यूज करेगी, यूज होगा बॉडी में। यूज होने के बाद वापस से इनका कंसंट्रेशन क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी को फिर से रिक्वायरमेंट है, तो वापस से सिग्नल किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कि बॉडी को दोबारा रिक्वायरमेंट है क्योंकि कंसंट्रेशन उनका क्या हो गया है? कम हो गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, TRH कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। TSH कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे हमने लास्ट कल पढ़ा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? सिर्फ दो हार्मोन्स को रिलीज करता है। फर्स्ट वन इज ADH, सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। ADH is antidiuretic hormone which is also known as vasopressin। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। सिर्फ हमें अगर हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी की, सिर्फ दो हार्मोन्स को याद कर लो, दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। जहां पे भी पिट्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, अगर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पूछ रहे हैं तो आपको दोनों याद है। बाकी अगर ये पूछ रहे हैं कि ये वाला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, अगर ये वाले हैं तो नहीं हो रहे, बाकी जितने हैं वो सभी रिलीज होंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, ठीक है, जीएनआरएच एंड प्रोलैक्टिन। अगर आप इन सभी हार्मोन्स को याद कर सकते हो तो इनको याद कर लो, अगर इनको याद नहीं कर रहे हो तो सिर्फ दो हार्मोन्स को याद कर लो। जो भी तुम्हें बेटर लगता है याद करने में इजी है उसको याद कर लो। सिर्फ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड रिमेनिंग आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन, follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, adrenocorticosteroids hormone, thyroid stimulating hormone, GnRH, gonadotropin releasing hormones and prolactin। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इन्होंने सिक्रीट कर दिया T3 T4 इंटरफोलिकुलर सेल्स में सिक्रीट कर दिया कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन से एक क्वेश्चन और बनता है, इट इज एन एंटागोनिस्ट। मेन क्वेश्चन है एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी एंड पैराथोर्मोन पीटीएच। इट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन डी एंड पीटीएच। पीटीएच स्टैंड्स फॉर पैराथायरॉइड हार्मोन। विटामिन डी और पीटीएच क्या करते हैं आपकी बॉडी में? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। पीटीएच एंड विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन, ठीक है। और एंटागोनिस्ट क्या होता है? दो टर्म्स आती है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मींस सिमिलर फंक्शन, एंटागोनिस्ट मींस अपोजिट फंक्शन। तो ये क्या है आपका? कैल्सिटोनिन मींस एन एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन डी एंड पीटीएच होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? जो कैल्सिटोनिन है क्या करेगा? आपकी बॉडी में डिक्रीज करेगा कैल्शियम की कंसंट्रेशन को। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपका, ठीक है, पूछ लेगा विच वन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन डी, तो क्या रहेगा? कैल्सिटोनिन। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमें रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की तो विच वन वी प्रेफर, पीटीएच और विटामिन डी? तो हम क्या प्रेफर करते हैं? विटामिन डी, क्योंकि हमें इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सनलाइट से भी हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं और दूसरा हम इसको ओरली ले सकते हैं। ओरल रूट से हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पॉलीकैल्सिफेरोल पाउच आते हैं कैल्शियम के और विटामिन के, तो वो सब चीज़ें क्या है आपका? वही तो बता रहा हूँ बेटा कि जो आपका विटामिन डी है और पीटीएच में हम इसमें से अगर हम बात करें तो किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? विटामिन डी को, क्योंकि हम इसको ओरली ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉलिकुलर सेल्स पे बना दिया। उसके बाद क्वेश्चन आता है पोटेंसी का। देखो पोटेंसी पूछता है आपसे, पोटेंसी पूछेगा, हाफ लाइफ पूछेगा आपसे। सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं कि जो एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पोटेंसी किसका? आपका T3 का एंड T4 का। हाफ लाइफ T3 एंड T4। पोटेंसी की अगर हम बात करें, T3 हैज हायर पोटेंसी, ठीक है, एज कंपेयर टू T4। T3 का पोटेंसी ज्यादा होगा, ठीक है। कितने टाइम्स? ये भी पूछा जाता है, दो क्वेश्चन। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। देखो याद करने का तरीका है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका?
T3 का T4 का, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, पोटेंसी चेक कर रहे हैं, तो T3 का पोटेंसी ज्यादा है किससे? T4 से। और कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। याद रहेगा। देखो T4 का कम है, T3 का ज्यादा है, और कितने टाइम्स? यहाँ पे 4 लिखा है तो क्या लिख रहे हैं? 4 टाइम्स। दोनों का कंपैरिजन याद रहेगा अब तो, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है T3 T4 का। T3 का पोटेंसी ज्यादा है T4 से, और ये भी पूछ सकते हैं कितने टाइम्स ज्यादा है, तो आपका 4 टाइम्स। फिर नेक्स्ट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ T3 का हाफ लाइफ है 1 to 2 days, ठीक है। एक हाफ आपकी बॉडी में दिया जाएगा 1 to 2 days। तो T4 का हाफ लाइफ कितना है? 6 to 7 days। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका receptors involved during synthesis। Next question is receptors involved during synthesis। First receptors होता क्या है? कोई बताएगा? Receptors न्यूरॉन्स के पास are the macromolecules। मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? कैरी एंड ट्रांसमिट सिग्नल। यही काम है रिसेप्टर्स का। एक क्वेश्चन रिसेप्टर से भी पूछा जा सकता है। रिसेप्टर से क्या पूछा जा सकता है कि लोकेशन क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसेप्टर। देखो सेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की सेल की बात है, सेल से तो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेल पे ही प्रेजेंट होंगे। एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो आउटर में क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपका सेल मेम्ब्रेन पे, और इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोल देते हैं, या साइटोसोल में, या तो आप बोल सकते हो साइटोसोल में, या फिर आप बोल सकते हो न्यूक्लियर रिसेप्टर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा फैमिली जो सेल सरफेस या जो सेल मेम्ब्रेन या आप सेल सरफेस बोल रहे हो, इसका सबसे बड़ा फैमिली दैट इज GPCR। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम में, सेल सरफेस का सबसे बड़ा रिसेप्टर फैमिली इज GPCR। GPCR स्टैंड फॉर G protein coupled receptors। G protein coupled receptors, it is the largest cell surface family of the receptors। clear? सेल की ही 2 लेयर्स होती हैं, दोनों 7 अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें, एक साइक्लिक एम्प्लीकेट हुआ है, ठीक है। इसके बाद रिसेप्टर्स यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व होंगे? ड्यूरिंग D3 T4 synthesis, that is NIS receptors। NIS stands for sodium iodine synthesis। sodium iodine synthesis। सिम्पोर्टर क्या होता है? देखो 2 चीज होती है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस इन सेम डायरेक्शन। देखो सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, ये दोनों क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म है। सिम्पोर्ट का मीनिंग है सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट का मीनिंग है अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मींस अगर यहाँ से ये वाला सेल का पार्ट है, ठीक है, इंट्रासेलुलर पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर। अगर यहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहीं से आपके 2 आयंस अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो किसका पार्ट होगा? सिम्पोर्ट का, ठीक है। एंड अगर यहाँ से एक इसी रिसेप्टर से, इस चैनल से कोई भी 2 आयंस बाहर जा रहे हैं, तो किसका पार्ट होगा? सिम्पोर्ट का।
सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन मींस कि यहाँ पर एक सर्कल है, एक आपका अंदर जा रहा है एंड एक आपका बाहर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोल। तो यहाँ पे क्या होगा? रिसेप्टर कौन सा इन्वॉल्व होंगे? NaS, सोडियम आयोडीन ट्रिप्टोफैन। याद रखने का तरीका, सोडियम को हम कैसे लिखते हैं? Na लिखते हैं, आयोडीन को I लिखते हैं, केमिकल ऐसे ही इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो N आ गया और I, सोडियम आयोडीन सल्फोनेट। याद हो गया? देखो ट्रिक बना लो, NaS कैसे याद रहेगा? सोडियम आयोडीन सल्फोनेट, ठीक है। सोडियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो फर्स्ट अल्फाबेट हमने इसका N लिख दिया, सेकंड आयोडीन का I लिख दिया और लास्ट में सल्फोनेट। दोनों का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। दूसरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। बेटा एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिसेप्टर पूछ लिया, सेकंड इज एंजाइम पूछेगा। एंजाइम क्या होगा आपका? पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है और कपलिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है आपका। जब आपका सिंथेसिस होता है, देखो सिंथेसिस के 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज आयोडीन ट्रैपिंग, second one is oxidation, third one is coupling, fourth one is synthesis and storage, the last one is peripheral conversion. Peripheral conversion of T4 to T3, ये 5 स्टेप प्रोसेस है आपका सिंथेसिस ऑफ T4 एंड T3। आयोडीन ट्रैपिंग विच है वो रिसेप्टर्स NIS, फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। आयोडीन का ट्रैपिंग होगा कौन से रिसेप्टर्स के थ्रू? NIS। NIS स्टैंड्स फॉर सोडियम आयोडीन सल्फोनेट। सेकंड क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxidase एंजाइम, peroxidase प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें दोनों मिलकर क्या करते हैं? आपका ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कपलिंग में सिंथेसिस होगा TG, TG स्टैंड्स फॉर थायरोग्लोबुलिन विद 2 मोieties। थायरोग्लोबुलिन के पास 2 मोiety प्रेजेंट होता है, एक आपका MIT, सेकंड आपका DIT। फर्स्ट वन इज MIT, सेकंड वन इज DIT। इसके बाद होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस आपका MIT के पास एक आयोडीन होता है, 1 आयोडीन, DIT के पास 2 आयोडीन होते हैं। अगर हम T3 की बात करते हैं तो इसके पास कितना आयोडीन है? 3 आयोडीन। T4 के पास 4 आयोडीन है। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों का कपलिंग होगा, 1 + 2 मिलकर क्या बनाएंगे? T3, 2 + 2 मिलकर क्या बनाएगा? T4, ठीक है। प्लस MIT प्लस DIT, ठीक है। ये आपका सिंथेसाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोरेज। स्टोर कहाँ होगा आपका? फर्स्ट रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व है? NIS, सोडियम आयोडीन सल्फोनेट। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग इज पेरोक्सीडेज एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब सिंथेसाइज हो गया किससे? MIT एंड DIT से, T3 एंड T4। अब ये स्टोर होगा फॉलिकुलर सेल्स में, स्टोर होगा आपका सेम फॉलिकुलर सेल्स में। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा, विच पार्ट ऑफ सेल? अब फॉलिकुलर सेल्स ही बनाने हैं, फॉलिकुलर सेल्स ही इसको स्टोर करते हैं, लेकिन किस जगह पे स्टोर करते हैं? लाइसोसोम, ठीक है। ये कहाँ स्टोर होता है आपका?
लाइसोसोम्स पार्ट्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब वापस से रिलीज होगा, रिलीज किसकी प्रेजेंस में होगा? रिलीज कब होगा? कौन से मैकेनिज्म से? पॉजिटिव फीडबैक कम है तो आपका हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा? आपका रिलीज करेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट ब्लड से बताया क्या कोई बात